कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम ये यूपीएससी कंडक्ट करता है और इसमें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होती है, जिसको कि CDS 1 और CDS 2 नाम दिया जाता है। दोनों एग्जाम सेम है, क्योंकि सारी एकेडमीज में इंडक्शन जो है कैडेट्स का, वो साल में 2 बार होता है, इसलिए ये एग्जाम भी 2 बार होती है। जो CDS 1 जो एग्जाम है, उसके लिए एप्लीकेशंस हमेशा दिसंबर में भरी जाती है, और एग्जाम अप्रैल के सेकंड संडे को होगी। मतलब आज से दो साल बाद का भी अगर हम प्लान करना चाहे तो हमें पता है कि अप्रैल के सेकंड संडे को। और जो CDS 2 एग्जाम होती है उसके लिए जून में अप्लाई करना पड़ता है, और वो एग्जाम सितंबर के फर्स्ट संडे को होती है। तो इस एग्जाम के बारे में और पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ी जो गलतियां जो होती हैं एक कैंडिडेट की, वो ये होती है कि वह बिना इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को पढ़े सीधा साइबर कैफे पे जाके वो अप्लाई कर देता है, जिससे कि काफ़ी सारी गलतियां उस कैंडिडेट के हो जाती है। दूसरी, इस नोटिफिकेशन में एक बहुत अच्छी चीज़ें जो दी गई हैं, सिलेबस वगैरह तो दिया ही है, बट साथ में पूरा मेडिकल क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। और सबसे मुख्य चीज़ इस नोटिफिकेशन में जो दी हुई है कि OMR शीट को किस तरह से भरा जाता है। और क्योंकि 90% जो गलतियां होती है, जो CDS में क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो OMR शीट का जो टॉप रहता है, जिसमें कि उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर, नाम वगैरह भरना रहता है, उसमें अमूमन बहुत सारे गलतियां कर जाते हैं। क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में वो OMR शीट में अपना रोल नंबर ही ठीक से नहीं भरते हैं, जिस वजह से उनका वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर OMR शीट में दूसरी जो बड़ी गलतियां करते हैं, वो ये है कि उसके जो गोले होते हैं, बबल्स जिनको कहते हैं, उन बबल्स को पूरी तरह से ब्लैक, काला करना रहता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी व्हाइट पोर्शन छूट जाएगा तो वो कंप्यूटर उसको ठीक से रीड नहीं कर पाता है, और आपको फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे मार्क्स कम हो जाते हैं। इस एग्जाम का सबसे बड़ा जो ध्यान में रखने वाली चीज है, वो है कि नेगेटिव मार्किंग, जिसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आता है, सिर्फ उसे और उसे ही आपने अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। है, उसने बीटेक किया था, तो वो एयरफोर्स के अब टेक्निकल ब्रांच में है। और जो कैडेट अभी NDA से पास आउट होकर नेवल एकेडमी में गया है, वो भी करीब 6 फुट 3 इंच का, 4 इंच के लगभग था। तो वो एयरफोर्स के लिए मेडिकली रिजेक्ट हुआ, बट फिर वो नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए एलिजिबल हो गया था। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए, भले फिर वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर है, और बॉयज के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है, जबकि गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। ये हाइट का जो क्राइटेरिया है, ये जो ट्राइबल एरिया से आते हैं या हिली एरिया से आते हैं, उनके लिए हाइट में कंसेशन जरूर है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज या हिली एरियाज में नॉर्मली इंसानों की ऊंचाई कम रहती है। तो वो डिटेल्स भी CDS के नोटिफिकेशन में पूरी तरह से दिए गए हैं। अब जैसे हमारे टाइम में ये आंखों के नंबर करेक्ट करने के लिए लैसिक सर्जरी परमिटेड, मतलब लैसिक सर्जरी होती नहीं थी। अब जो है, अगर आईसाइट आपकी बहुत ज्यादा है तो लैसिक सर्जरी जरूर करवा सकते हैं, किंतु एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि टोटल एकदम क्लियर 365 दिन का गैप लैसिक सर्जरी और मेडिकल्स में होना चाहिए।
अगर 364 दिन का भी अगर गैप है तो आप मेडिकली रिजेक्ट हो जाओगे, पहली बात। दूसरा, लैसिक सर्जरी फौज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में परमिटेड जरूर है, पर वो लैसिक सर्जरी 20 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ही आप करवा सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है प्रियंका, वो मुझे पता नहीं था कि इसने लैसिक सर्जरी जो है 10th 11th में ही करा ली थी। तो एयरफोर्स में वो रिकमेंड होने के बाद भी एफकैट के थ्रू मेडिकली इसे आउट हो गई, क्योंकि उसने 20 साल की उम्र के पहले ही लैसिक सर्जरी करवा ली थी। जो आईसाइट का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा अलग अलग है, बट आर्मी में बिटवीन 2.5 टू 3 तक, -2.5 टू 3 तक आईसाइट बिल्कुल चल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेवी में -2 2 से लेके 3 के बीच में ही होना चाहिए है। तो आर्मी अगर मैं बोलता हूँ तो आईएमए और ओटीए इंक्लूडिंग गर्ल्स के लिए अगर -3 तक भी अगर आपकी आईसाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी मेजर ऑपरेशन, या अगर कोई पुराना फ्रैक्चर है कि बचपन में फ्रैक्चर हो गया था, या बचपन में टाइफाइड हो गया था, या बीमार पड़ गया था पर आज बिल्कुल ठीक है, तो कोई पुराना मेडिकल इशू अगर कोई था और आप बिल्कुल पूरी तरह से अगर ठीक हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा भी 9th में कराटे के ब्लू बेल्ट के स्पारिंग के टाइम में मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था, पर मुझे उस फ्रैक्चर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम मेडिकल में नहीं आया। मुझे मेडिकल का इशू जो था वो सिर्फ आईसाइट की वजह से था। और अगर फ्रैक्चर हुआ है और बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया है तो अ, उसमें भी क्लियर 365 दिन, 365 डेज का गैप होना चाहिए। 360 364 भी नहीं चलेगा, क्लियर 365 डेज या उससे ऊपर होना चाहिए। एक गलती हम लोग सब कर जाते हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स भी करते हैं कि सर मेरा फ्लैट फुट तो नहीं है, मेरा नॉक नीज तो नहीं है। अब इतने साल के एक्सपीरियंस की वजह से मैं फ्लैट फुट और नॉक नीज चेक जरूर कर लेता हूं, पर न ही मैं भी कोई मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हूं। तो फ्लैट फुट और नॉक नीज के लिए आपने किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही दिखाइए, और वो फिर उसके लिए सॉल्यूशंस भी दे पाते हैं। तो पहले से ही वो मन बना के मत चलिए कि मेरा फ्लैट फुट है, नॉक नीज है, मैं क्या करूं। ठीक है ना। फिर ये CP2 जो मैंने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कलर परसेप्शन। ये कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। CP मतलब कलर परसेप्शन। ये 1 2 3 4 ऐसे 4 लेवल्स तक होता है। CP4 मतलब कि वो टोटली कलर ब्लाइंड है। CP3 है मतलब कुछ कलर्स दिख रहे हैं। CP2 है मतलब थोड़े और ज्यादा कलर्स वो देख पा रहा है। और CP1 मतलब टोटली फिट है और हर तरह के कलर को, इवन उसके शेड्स को वो पहचान लेता है। तो CP2 तक नेवी और आर्मी में चल जाता है। CDS के थ्रू एयरफोर्स में कलर परसेप्शन जो है वो बिल्कुल CP1 लेवल पे होना चाहिए। मतलब आप जो कैंडिडेट है उसने सारे के सारे कलर्स को उसने परसीव करते आना चाहिए। अब एक और जो परिवर्तन फ्लाइंग ब्रांच के लिए आया है कि उन्होंने -1 तक की आईसाइट के लिए एलिजिबल कर दिया है। और जिनकी इस तरह से -1 तक की आईसाइट है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, एयरफोर्स में, आर्मी में या नेवी में, तो उनको फिर वो हेलीकॉप्टर्स या ट्रांसपोर्ट पायलट के लिए एलिजिबल कर देते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आईसाइट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। गर्ल्स पूछेंगे कि सर हम फ्लाइंग ब्रांच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो मैं सेशन नंबर 2 जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है उस टाइम पे मैं बताऊंगा। ठीक है ना। ये चीज आपने बहुत ध्यान में रखना है कि ये 365 दिन का टोटल क्लियर गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। और पुराना बचपन के फ्रैक्चर्स, पुरानी बचपन की बीमारी वगैरह सब अगर ठीक ठाक हो गई है तो कोई भी इशू नहीं आता है। वैसे अब सिलेबस, इस एग्जाम में सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस मतलब चैप्टर वाइज उन्होंने थोड़ा सा नोटिफिकेशन में दिया जरूर है, पर
जो इशू पहला अगर हम पेपर लें तो इंग्लिश इंग्लिश के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इस वाली किताब से आप इंग्लिश पढ़ना चालू करिए। इंग्लिश एक भाषा है और इस भाषा के ऊपर काबू पाने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट्स और रीडिंग हॉबीज बहुत अच्छी होना पड़ेगी, क्योंकि जो पिछला वाला सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें बड़े ही कठिन, बड़े ही क्लिष्ट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे गए थे। इसका मतलब यह है कि वोकैबलरी बिल्कुल परफेक्शन तक होना पड़ेगी। अब वोकैबलरी को इम्प्रूव करने का तरीका है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स और हॉबीज को खूब अच्छा बनाएं, पहली बात। दूसरा, रॉगेट्स की एक थियोसॉरस आती है। थियोसॉरस मतलब वो डिक्शनरी से एक स्टेप आगे होती है। तो वो रॉगेट्स की थियोसॉरस डिक्शनरी जैसी है, पर डिक्शनरी का आप बड़ा भाई मान के चलिए या ताऊ मान के चलिए। उस रॉगेट्स के थियोसॉरस को पढ़ने की अगर आप आदत डालते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो वोकैबलरी के लिए मदद मिलेगी वो है रीडर्स डाइजेस्ट में वर्ड्स के ऊपर एक पूरा 15 से 20 वर्ड्स के ऊपर एक पूरा रहता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली सीडीएस के एग्जाम में जो देखा गया है कि जो रीडर डाइजेस्ट की जो वर्ड्स वाला जो कॉलम है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से वो वर्ड्स कि इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, इसको कैसे यूज करोगे, ये सारा उस रीडर डाइजेस्ट के इसमें मिलता है। तो इवन पुरानी रीडर डाइजेस्ट आपको पढ़ी हुई कहीं मिल जाती है तो उसमें से वो वर्ड्स आप निकाल के उनको पढ़ सकते हैं। एक बात जरूर है कि अथाह सागर है अंग्रेजी में शब्दों का। सारे शब्द तो कभी भी किसी को आएंगे नहीं, मैं मानता हूं। पर ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के इस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 30 से 40 मार्क्स तक का जो है वो सिर्फ वोकैबलरी है। उस वोकैबलरी को आपने अभी से ही काफी अच्छे से और सुधार के करना है। जनरल नॉलेज को मैं सब्जेक्ट वाइज क्लियर करूंगा कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर है जनरल नॉलेज का, इस 100 मार्क्स में सबसे पहले तो 10 से 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है। करंट करंट अफेयर्स जो है जैसे अभी आने वाली जो एग्जाम है 16 अप्रैल को, इसके लिए अगर हमने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना है तो हमने ये ध्यान में रखना है कि 15 मार्च के लगभग सीडीएस के पेपर सेट हो जाएंगे, राइट। और पिछली जो सीडीएस की एग्जाम हुई थी सितंबर में, तो उसका पेपर अगस्त में सेट हो गया था। तो करंट अफेयर्स जो हमें सीडीएस की एग्जाम में पूछे जाएंगे वो रहेगा फ्रॉम अगस्त 2022 से लेके अबाउट मार्च 2023 तक। और ये करंट अफेयर्स आपके काबू में फिर से तभी आएंगे जब कम से कम रोज आप 2 इंग्लिश पेपर्स पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। मैं 2 पेपर जरूर बोल रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि ये 2 पेपर पढ़ने में आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं। इन अखबारों में मैक्सिमम न्यूज पॉलिटिक्स की होती है, मैक्सिमम न्यूज क्राइम की होती है, लोकल न्यूज होती है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो करंट अफेयर्स के तौर पे परीक्षाओं में पूछी जाती है, इस तरह की न्यूज हार्डली आधे पेज की निकलती है। क्योंकि किसी भी अखबार में एटलीस्ट 60 to 70% तो एडवर्टीजमेंट होती है। वो विज्ञापन ही 60-70% पेपर को खा जाता है, जिस वजह से आपके और मेरे पढ़ने के लिए उसमें हार्डली एक हाथ पैराग्राफ या आधा पेज ही काम का होता है, ठीक है ना। और जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लेफ्ट साइड में फ्रंट पेज पे बॉक्स न्यूज आती है, तो उसमें कई बार इसरो ने ये एक्सपेरिमेंट किया है या डीआरडीओ से ये सक्सेसफुल हुआ है या इस कमेटी के चेयरमैन इनको बनाया गया है, राइट। वो सारा उन बॉक्स न्यूज में आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें हम बात करेंगे सेकंड पार्ट जनरल नॉलेज ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो है वो सीडीएस की एग्जाम में इकोनॉमिक ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में फर्क क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि ये नदी कौन से प्रदेशों से होके बह रही है, ये हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी। या ये जो माउंटेन रेंज है, जैसे मान लो सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, ये कौन से स्टेट्स में है, ठीक है ना। या जो चिल्का लेक है
वो भारत के कौन से प्रदेश में है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि अच्छा, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी वो टैबुलेटेड फॉर्म में पूछी जाती है कि एक एक तरफ ए बी सी डी करके वो मिनरल्स के नाम दे देंगे कि आयरन ओर, बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड। फिर इधर स्टेट्स के नाम दे देंगे उसको 1 2 3 करके कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके। तो आपको मैच करना रहता है कि ए जो है वो सी से मैच हो रहा है, बी जो है डी से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपको उसकी एटलीस्ट इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी काफी अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 1.5 साल से जो आया है वो है हिस्ट्री, इतिहास में। अ, अभी तक जो भी इतिहास आपने और मैंने हमने सबने पढ़ा है, वो बेसिकली जो उसको कहा जाता है मुगल इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो जो इतिहास लिख के हमको दिया था, या मुगलों ने जो अपनी इतिहास लिखा था, हम उसी को पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आज से 2 साल पहले क्वेश्चंस वायसराय के ऊपर आते थे कि इस वायसराय ने क्या क्या किया था। अब जो है इंडियन हिस्ट्री कि कौन से राजा ने क्या किया था, या जैसे अहोम किंगडम है, AHOM। ये अहोम किंगडम सॉरी, आसाम तो अभी अलग अलग प्रदेशों में बढ़ गया है, बट पहले उसको ग्रेटर असम कहा जाता था। और ये असम इंडिपेंडेंस के पहले जो अहोम राजा था, उसने कभी भी न तो मुगल्स को नॉर्थ ईस्ट की तरफ घुसने दिया, और न ही उसने कभी अंग्रेजों को वहां पर घुसने दिया। पर आज अहोम किंगडम क्या है, कौन सी उसने लड़ाइयां लड़ी है, ये हमको कभी भी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया नहीं गया है। बट अब यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी को एक पूरा चार्टर दिया है, और यूजीसी के उस चार्टर ने 54 पेज का पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके ऊपर बेस अभी पूरी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखी जा रही है। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता हूँ, पर इंडिया अनरावल्ड करके फेसबुक पे एक पेज है जो कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। इंडिया अनरावल्ड। तो जरूरी नहीं कि आप सारे फेसबुक के पेजेस को आप लाइक करें, पर इंडिया अनरावल्ड को आप पक्का लाइक कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब सोशल साइंस, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 लिस्ट होती है। एक सेंट्रल लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट में जैसे डिफेंस आता है। एक कंकरेंट लिस्ट होती है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट का भी हाथ रहता है और सेंटर का भी हाथ रहता है। और तीसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें कि स्टेट जो है वो अपने लॉज बना सकता है। तो ये तीनों लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या आता है, ये भी कई बार टैबुलेटेड फॉर्म में पूछा जाता है। फिर जैसे इस बार एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने का है, जो आ सकता है, वो है नेशनल फ्लैग रूल 2022। क्योंकि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड एक पूरा ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसको नेशनल फ्लैग रूल 2022 कहा जाता है। कि नेशनल फ्लैग को का साइज कैसा होना चाहिए, उसका रेशियो कैसा होना चाहिए, किस कपड़े का बना हुआ होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पर उसको हॉइस्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब तिरंगा और राष्ट्रीय ध्वज में बहुत फर्क है। तिरंगा जो है उसमें 3 कलर है सिर्फ, पर राष्ट्रीय ध्वज में जो चौथा कलर है वो सारनाथ का जो व्हील है बीच में, अशोक चक्र, सॉरी, उसका ब्लू कलर है। तो जैसे ही
ये ब्लू कलर का चक्र और बाकी के तीनों कलर आते हैं तो वो नेशनल फ्लैग माना जाता है। और इस नेशनल फ्लैग को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारा वो फ्लैग रूल में दिया गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये सिर्फ आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए कंपलसरी है। बट बाय चांस लड़का अगर मैथ्स का एग्जाम पास नहीं कर पाता है और उसने आईएमए फर्स्ट चॉइस दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली ओटीए के एसएसबी के लिए कंसिडर हो जाता है। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जो कि 8 9 10th में जो हम सब ने पढ़ा है, नॉर्मली वो आता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स अगर ले ले तो उसमें एवरेजेस, मीन, मोड, मीडियन ये आएगा, या वेन डायग्राम आ जाएंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सारा उसमें आएगा। तो ये 8 से 10 तक की जो मैथमेटिक्स है ये इसमें पूछा जाता है। और 8 से 10th का मैथमेटिक्स हर किसी ने पढ़ा रहता है, भले फिर बाद में जाके उसने 12th में कॉमर्स ले लिया हो या आर्ट्स ले लिया हो, राइट। पर 8 to 10 का मैथमेटिक्स सबने पढ़ा रहता है, इसलिए इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। ये मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश का पेपर रहेगा, ये 2 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100। जीके का पेपर ये भी 2 घंटे का रहता है, ये भी 100 मार्क्स का है। और मैथ्स का पेपर हमेशा थर्ड होता है, क्योंकि इसमें जिन्होंने ओटीए के लिए ऑप्ट किया है, लड़के और लड़कियों ने, वो उन लोग के लिए ये थर्ड पेपर मैथमेटिक्स का कंपलसरी नहीं है, और ये भी 100 मार्क्स का होता है। ये जो 2 घंटे का समय है, इसमें से अगर आप 45 मिनट भी पेपर को डिटेल में पढ़ने में अगर आप लगा देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार जब आप एग्जाम देने बैठ जाते हो तो आपको किसी तरह का समय नहीं मिलता है। और कई बार ये होता है कि कई बार का हमेशा ही होता है कि लास्ट लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां तक कैंडिडेट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं, और लास्ट लास्ट के जो 10-15 क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। आपने कोई जल्दी नहीं करना है ओएमआर शीट लेके उसको भरते बैठने की। पूरे ध्यान पूर्वक पेपर को पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसे टिक करिए। 100% आता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको टिक करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे कट कर दीजिए कि मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं करना है, भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुक्के से काम नहीं चलने वाला है, राइट। ओटीए में मैथ्स नहीं है, बट इंग्लिश और जीके जरूर है। ओटीए में गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है, टोटल 17 सीट्स है। और ये जो है रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो के वो ही आपने करना है। सीडीएस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगला जो सीडीएस का नोटिफिकेशन आएगा वो रहेगा तकरीबन 20 मई से लेके 10 जून के बीच में रहेगा, और एग्जाम है 3 सितंबर को। इसमें जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ओटीआर, इसको बहुत केयरफुली आपने भरना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सिर्फ 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही सब कुछ भरा जाना है, क्योंकि ये ओटीआर को हम एक ही बार अमेंड कर सकते हैं लाइफ टाइम में, उसके बाद में नहीं करते आएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ये सीडीएस के नोटिफिकेशन में से ही कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ऐसा नया कुछ भी नहीं मैं बता रहा हूँ। इसमें 200 रुपये की फीस बॉयज ने भरना रहती है, गर्ल्स के लिए ये माफ है। गर्ल्स प्लस जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं उनके लिए भी ये फीस माफ है। सिर्फ फीस माफ है, पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपका जो इसमें फोटो होना चाहिए उसमें एटलीस्ट 70% जो है आपका चेहरा उस फोटो में आना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो के साइज उन्होंने दिए हुए हैं। साथ में आपको एक फोटो आईडी भी लगेगा, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, इनमें से कोई भी फोटो आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना।
आगे का बताने के पहले मैं फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो बता देता हूँ कि जैसे ही आप अपने डिग्री के फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तब आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एफकैट के लिए भी आप तब अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री की ज़रूरत एकेडमी ज्वाइन करने से पहले पड़ती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जून 2023 में आपने अप्लाई करना है, तो जो फाइनल ईयर में जून में पहुंचेंगे, जो अभी सेकेंड ईयर में है या इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में है, उन्होंने जून में अप्लाई करना है और जून 2024 में उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपको आपके हाथ में आपकी फाइनल मार्कशीट जो है, ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट हाथ में आ जाएगी। और डिग्री आने में तो खैर 3-4 महीने और लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको एकेडमी जो है टाइम दे देती है कि इस टाइम तक आपने डिग्री सबमिट करना है। तो इस चीज़ का आप इंतजार मत करिए कि सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कैसे अप्लाई कर दूं। बिल्कुल आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं रेडी हूं।